कि किस तरीके से वो प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि 2024 में आप ही की तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर कर पाएँ। और जीके जीएस को लेके बहुत कन्फ्यूजन रहता है, एक डर भी रहता है जब तक एग्जाम ना दे के आ जाए वो, कि कहाँ से पूछ लें, क्या पूछ लें। सेक्शनल वाइज देखा जाए कि वोकैब आपने कहाँ से प्रिपेयर किया, कॉम्प्रिहेंशन के लिए कैसे आपने तैयारी करी, और कौन से बुक, क्या रिसोर्सेज और कौन से टीचर्स आपने फॉलो करे। ओके, अभी 23 वाला एग्जाम होने वाला है ना, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अभी कुछ समय बचा है। मैथ आपने कहाँ से पूरा तैयार किया सिलेबस उसका, और फिर उसकी कैसे नोट्स आप बनाते थे, कैसे रिवीजन करते थे, और अर्थमेटिक एडवांस इन दोनों को अलग अलग आप थोड़ा बताइए। मिस्टेक्स किसी एस्पिरेंट्स को नहीं करनी अपनी जर्नी में, अगर वो कुछ नंबर ऑफ मिस्टेक से करता है तो शायद वो सिलेक्शन ना ले पाए। ऐसी क्या गलतियाँ आप अवॉइड करने के लिए बोलोगे एस्पिरेंट्स को? हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि 2023 का एग्ज़ाम नज़दीक ही है और 2024 वाले भी अपनी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। अभी एसएससी सीजीएल 2022 का रिजल्ट आया कुछ दिन पहले ही, और हम आपको 2022 टॉपर से मिलवा रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में आज के वीडियो में हमारे साथ अंकुश गावा जी हैं। इनकी ऑल इंडिया रैंक 15 आई है और इन्होंने एमई पोस्ट ऑप्ट करी है। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे कि 15 रैंक लाने वाले ने किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाई और क्या क्या उन्होंने पढ़ाई करी, और इनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, प्रथम प्रयास में इन्होंने ये सफलता हासिल करी है। और इन्होंने कोई पेड कोर्स कहीं पर नहीं लिया है, ऑफलाइन सारी पढ़ाई इन्होंने ऑनलाइन ही करी है, घर पर रहकर ही सारी तैयारी करी है। तो इनकी इस स्ट्रेटजी को हम आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे, इनकी जर्नी को भी शेयर करेंगे, किस तरीके का ये सफ़र रहा इनका। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप लोगों के कोई भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो। दोस्तों, आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ओले बोर्ड ने। ओले बोर्ड, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ओले बोर्ड पे एसएससी प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेंगे एग्जाम वाइज कोर्सेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा 700 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, जीके के चैप्टर वाइज नोट्स, अदर प्रिपरेशन मटेरियल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, ओले बोर्ड ऐप पर आप हर घंटे फ्री माइक्रो मॉक लेकर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत। साथ ही हर शनिवार और रविवार को ओले बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है। तो देर किस बात की, आज ही ओले बोर्ड ऐप डाउनलोड करिए और अपनी एसएससी की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर। तो अंकुश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री पर, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके इस अचीवमेंट्स के लिए, सक्सेस के लिए। कि आप अपना शॉर्ट इंट्रो ऑडियंस के लिए दे दीजिए। श्योर। हाय एवरीवन, आई एम अंकुश गावा। और मेरा जैसे स्कूलिंग बैकग्राउंड की अगर बात करें तो मेरा स्कूलिंग सारा, आई एम ओरिजिनली ब्रॉट अप इन रोहतक, हरियाणा। तो वहाँ से ही मेरा सारा स्कूलिंग रहा है। 10th-12th मेरा सारा वहीं रहा है, और 11th-12th में मेरे पास कॉमर्स बैकग्राउंड था। देन उसके बाद फिर मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज में एडमिशन हो गया था। वहाँ पर भी देन आई शिफ्टेड टू दिल्ली, और वहाँ पर मैंने बीकॉम ऑनर्स किया, और साथ साथ फिर मैंने कॉलेज के दौरान ही थोड़ा एसएससी के प्रिपरेशन में घुस गया था, और अब फिर 2022 में मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, आपने सीजीएल से पहले कोई और भी एग्जाम दिए? यस, सीएचएसएल दे रखे हैं। अच्छा, सीएचएसएल के क्या रिजल्ट रहे थे? सीएचएसएल 2019 दिया था, उसमें मेरा फाइनल मतलब मार्क्स अच्छे थे फिर, लेकिन डीवी में मतलब 1-2 ही पोस्ट भर के आया था। तो उसमें फिर मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था एक्चुअली सीट। तो फिर उसमें मेरा शायद अराउंड 300 रैंक थी, और उसमें एस्टिमेट में पता चल जाता है। तो लेकिन मैंने कोई पोस्ट वेस्ट नहीं करी, ऑक्यूपाई नहीं करी उसमें। देन सीएचएसएल 2020 दिया था, उसमें भी अप्रॉक्स 200 रैंक थी, और उसमें फिर डीवी में अच्छी पोस्ट पर के आया था। देन उसमें आई गॉट इंटेलिजेंस ब्यूरो। और 2021 भी दिया था, लेकिन उसमें फिर डीवी में ही नहीं गया, और फिर उसके बाद फिर एक सीजीएल दिया जब एलिजिबल हो गया था फिर। ओके, अभी एज कितनी है आपकी? एज मेरी 21 की एज में आपने एमईए में सिलेक्शन लिया है, बहुत बड़ी बात है। ये एसएससी का कहाँ से आपके दिमाग में आया? कोई आपके फैमिली में है? कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मुझे एसएससी में जाना है? एक्चुअली मेरा जब स्कूलिंग चल ही रहा था, तो उस दौरान मेरे को ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स काफ़ी फैसिनेट करते थे। और उस दौरान जैसे ये 4 बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छे लगते थे पढ़ने। उस टाइम में ओलंपियाड्स वगैरह में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहता था, तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट तो वहाँ से रहा। और फिर जब मैं कॉलेज में आ गया, तो देन उसके बाद फिर ये हमारा जब लॉकडाउन इम्पोज हो गया था, हम घर पे आ गए थे, हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था। तो फिर मैंने इसमें एक्सप्लोर करना शुरू किया कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आफ्टर ग्रेजुएशन में क्या क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास। तो फिर मेरा सीजीएल मेरे को ऑप्शन एक अच्छा दिखा, उसमें मतलब जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं वो अच्छे दिख रहे थे, तो आई डेल्व्ड इनटू दिस प्रिपरेशन।
ओके। अभी इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है मोहित चौधरी, उन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर वो किया है। तो आपने एमईओ को क्यों चूज़ किया, क्यों आपका मतलब इसमें इंटरेस्ट है? एमईए में तो सबसे बिगेस्ट चीज़ वही सबको पता ही है, जैसे फ़ॉरेन पोस्टिंग होती है, तो मेरे को जैसे ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक है, तो फ़ॉरेन पोस्टिंग मेनली तो फ़ॉरेन पोस्टिंग के लिए किया। और बाकी यही था कि वही फ़ॉरेन पोस्टिंग होती है, एक्स्ट्रा जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो वही आपका मोटिवेशन तो वही रहता है। तो चलिए, अभी आपकी हम तैयारी पे आ जाते हैं। तो फिर जब आपने सोचा एसएससी के लिए, फिर कैसे सारी रिसर्च करी कि मुझे कोचिंग लेना है या फिर नहीं लेना, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है फिर ऑफलाइन करनी है, क्या बेटर रहेगा, कैसे ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी आपने? और आपने ऑफलाइन कोचिंग क्यों नहीं लिया, उसका क्या रीज़न रहा? ओके, ऑफलाइन का तो ये था कि कोरोना लॉकडाउन था, तो कोई ऑफलाइन तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और ऑनलाइन मतलब अगर बात करें स्टार्ट कैसे किया, तो मेरा ना स्टार्ट जब मैंने किया तो मॉक से डायरेक्टली मॉक से शुरुआत की मैंने। टीयर 1 के करता रहता था, एक एक घंटे के होते थे, फटाफट इंटरेस्ट भी था तो करता गया। तो 1-2 महीना तो ऐसे ही मॉक्स में चलता गया। तो और फिर धीरे धीरे साथ साथ यूट्यूब वगैरह भी देखता था, टॉपर्स इंटरव्यूज़ देखता था, एग्जामो चैनल पे आते थे, उनसे थोड़ा बहुत पता चलता था कि यूट्यूब पे ये फलाना ढिमकाना टीचर्स हैं और उनसे मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। तो थोड़ा बहुत किसी चैप्टर में पर्टिकुलर में इशू आता था तो उससे पढ़ लेता था। बाकी धीरे धीरे ऐसे एक्सप्लोर किया, यूट्यूब पे एक्सप्लोर किया टीचर्स को सभी को, और फिर धीरे धीरे टाइम मिलता गया तो कईयों के मैंने पेड कोर्स भी ले लिए, परचेज कर लिया, और धीरे धीरे करता गया वैसे। अभी चलिए आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपकी ऑल इंडिया रैंक 15 आई है। तो बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगा रहे होंगे इंटरव्यू से कि अंकुश जी की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी रही होगी, तभी इतनी अच्छी रैंक आप लेकर आ पाए, और पहला ही अटैम्प्ट था। तो मैथ की अगर शुरुआत से हम बात करते हैं, तो मैथ आपने कहाँ से पूरा तैयार किया सिलेबस उसका, और फिर उसकी कैसे नोट्स आप बनाते थे, कैसे रिवीजन करते थे, और अर्थमेटिक एडवांस इन दोनों को अलग अलग आप थोड़ा बताइए। मैथ्स का जैसे मैंने जब बिगनिंग किया तब तो इतना कुछ इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि टाइम मेरे पास होता था काफ़ी, क्योंकि अभी मैं क्लैरिकल ही दे रहा था और अब ग्रेजुएशन का ईयर चल ही रहे थे, तो फिर मैंने धीरे धीरे पेड कोर्स में भी मतलब इन्वॉल्व होना शुरू हो गया था। तो उसमें मैंने शायद सबसे पहले मेरे को ऐसे ध्यान नहीं है कि इस टाइमलाइन में कि मैंने क्या लिया, लेकिन मोटा मोटा बता सकता हूँ कि जैसे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लिया था मैंने, उस पे मैंने पवन राव सर के कोर्स कर रखे हैं, और अभिनय शर्मा सर के कोर्स कर रखे हैं उस पर, और अभिनय शर्मा के तो फ्री कोर्स भी कर रखे हैं मैंने यूट्यूब पे। प्लस अपना जैसे आभास सैनी सर का सुपर 100 भी फॉलो कर रखा है, उनका भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, वो बहुत अच्छा रिकमेंडेड कोर्स है। और भी काफ़ी सारे पेड कोर्सेज ले रखे हैं मैंने, गगन प्रताप सर का ले रखा है। कोर्सेज तो मैंने काफ़ी टीचर्स के कर रखे हैं, लेकिन मैं जैसे क्योंकि मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैंने फॉलो कर लिया था। लेकिन मैं अगर किसी को रिकमेंड करूँगा, किसी के पास टाइम कम हो, तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर को पकड़ लीजिए। आप किसी को भी पकड़ सकते हैं, आजकल मार्केट में हर कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है, सभी को पता है। किसी भी एक टीचर को पकड़िए, उनसे पूरा कोर्स फॉलो करिए, और जब आपके कंसेप्ट्स अच्छे क्लियर हो जाए, आपके नोट्स बिल्कुल अच्छे कंसाइज में बने हुए हैं, उसको बार बार मल्टीपल रिविजन्स हो रहा है आपका, देन आपको फिर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पे जंप कर जाना है। आप साथ साथ भी कर सकते हैं, वो साथ साथ तो वैसे काफ़ी टीचर्स जैसे शीट्स भी देते हैं ना, तो शीट्स भी कर सकते हो फॉलो, और लेकिन उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जो भी जैसे पिनेकल बुक है उसकी PYQ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस PYQs करिए और देन तो आपका सही हो जाएगा, और फिर बस मॉक से कंटिन्यू करिए। बहुत सारे बच्चे जैसे यूट्यूब से नहीं पढ़ पाते हैं, घंटों क्लास नहीं ले पाते हैं, टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है उसमें। आपने कोई ऐसी मैथ के लिए कोई कॉन्सेप्ट की कोई बुक आपने यूज़ करी, या फिर डायरेक्ट आपने यूट्यूब से नोट्स बनाए फिर उन्हीं का रिवीजन करके मॉक्स दिए? मैंने सारे खुद के ही नोट्स बनाए थे, बाकी जैसे एक एक टीचर से पढ़ा तो फॉर्मूले वगैरह के नोट्स बनाए थे, और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि इसे नोट करना चाहिए, वो कर लेता था नोट। बाकी आजकल तो जैसे एक गगन प्रताप सर की एक कंसेप्ट किंग बुक है, उसमें डायरेक्टली वो फॉर्मूलेज आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं, वो अच्छी बुक है। और रैमो सर के भी ऐसे नोट्स कंसाइज में मिल जाते हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपको आजकल फॉर्मूलेज की तो डायरेक्टली नोट्स मिल ही रहे हैं मार्केट में, अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते उनसे अच्छे, लेकिन फिर उनसे आपको अच्छी तरह रिवाइज करके पढ़ना पड़ेगा। खुद बना सकते हैं तो वो उससे भी अच्छा है, और कुछ जो क्वेश्चंस मैंने जैसे मेंशन किया, क्वेश्चंस को भी आप नोट करके आप मल्टीपल रिविजन्स दीजिए। अभी GK GS की अगर बात करें तो उसका सिलेबस अभी पैटर्न चेंज हुआ तो बढ़ा दिया है वेटेज उसका, और उसके क्वेश्चंस भी थोड़े डीप अब आने लग गए हैं।
है ना, फैक्चुअल इतना नहीं रहा है। तो इसके लिए आपने कैसे तैयारी करी, और अगर आप रिकमेंड करोगे तो बच्चे कैसे तैयारी करें, क्योंकि उनके और जीके जीएस को लेके बहुत कन्फ्यूजन रहता है, एक डर भी रहता है जब तक एग्जाम ना दे के आ जाए वो, कि कहाँ से पूछ लें, क्या पूछ लें। तो कैसे आपने जीके जीएस को कवर किया? जीके जीएस यही है कि भाई जैसे अब नया न्यूली लॉन्च था तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे मेंस लेवल में, ठीक है। तो लेकिन तैयारी जो मैं रेकमेंड करूँगा कि तैयारी जीएस की सेम ही होती है। तैयारी कुछ ऐसा नहीं कर होएगा कि भाई आपको कुछ नया पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आ रहे तो हम किसी नए पैटर्न ऑफ तैयारी करें। पैटर्न तैयारी का वही रहेगा। क्या रहेगा कि भाई आपको बेसिक एक बुक फॉलो करनी है। मार्केट में 2-3 बुक्स हैं, जैसे अरिहंत होगी, ल्यूसेंट होगी। ल्यूसेंट एक बहुत वाइड बुक है, उसको उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो मल्टीपल रिवीजन्स करने में काफ़ी दम लगता है उसमें। अरिहंत बहुत कंसाइज बुक है, मल्टीपल रिवीजन्स आसानी से हो जाता है। तो किसी को मैं अगर रिकमेंड करना चाहूँगा तो अरिहंत रिकमेंड करूँगा। मैं इवन खुद में मैंने मेंस के टाइम पे अरिहंत से ही मोस्टली स्टडी किया। ऑल्दो मैंने लूसेंट प्रीवियस ईयर्स में पढ़ रखे हैं, लूसेंट भी कवर कर रखी है, लेकिन मैंने एंड में अरिहंत को ही रखा क्योंकि वो कंसाइज है और मल्टीपल रिविजन्स दे सकते हैं। तो एक थ्योरी बुक फॉलो करिए और साथ में आप डेली का बांध लीजिए कि 50-100 PYQs लगाने ही हैं, क्योंकि PYQ से आपको ये फ़ायदा होएगा कि भाई आपको किसी मतलब जीएस में ना यूँ चाहिए होती है, आपको कनेक्शंस बनाने होते हैं। एग्जांपल देके बताऊंगा कि जैसे एक मुगल एम्पायर हो गया और फिर आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 उसके बाद होगा। तो अब जब आप जीएस पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें एक दिन आप मुगल एम्पायर पढ़ेंगे, एक दिन आप रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे, लेकिन उसका कनेक्शन तब होएगा जब आप PYQs में पढ़ रहे हो, PYQs लगा रहे हो ना, उसका कनेक्शन टाइमलाइन जो आपके दिमाग में घुसेगी ना, वो आपकी PYQ लगा के घुसेगी। तो इसलिए PYQs कंपलसरी हैं, क्योंकि आपका जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है ना, जो आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में एलिमिनेशन गेम जो होती है वो करवाएगी, वो उसी से ही आएगी जब आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपकी टाइमलाइन का सारा आपके दिमाग में इन्वॉल्व रहेगा। तो वो आपको फिर एलिमिनेशन में गेस वर्क में काम करेगा, क्योंकि मेन तो वही होता है, सारा एलिमिनेशन करके खेलना होता है। और आजकल के क्वेश्चंस तो हैं भी, मतलब इसी मेंस में काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस भी आए हैं UPSC टाइप पैटर्न बेस्ड। तो आपको वही एलिमिनेशन गेम करना पड़ता है और उसके लिए आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। तो जीएस का इस तरह कीजिए कि भाई आपको बेसिक एक फॉलो कीजिए बुक, थ्योरी बुक, और PYQ प्रैक्टिस करिए। और धीरे धीरे मॉक्स में अगर आपको टाइम मिले तो मॉक्स के एंड में जो वो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होती है वो भी आप कर सकते हो, बाकी वो कोई मैंडेटरी नहीं है, बस इतना सफिशिएंट रहेगा। चलिए, अपना मैथ हो गया, जीके जीएस हो गया, अब इंग्लिश पे आ जाते हैं। तो इंग्लिश के लिए कैसे आपने तैयारी करी, अगर सेक्शनल वाइज देखा जाए कि वोकैब आपने कहाँ से प्रिपेयर किया, कंप्रिहेंशन के लिए कैसे आपने तैयारी करी, और कौन सी बुक, क्या रिसोर्सेज और कौन से टीचर्स आपने फॉलो करे? इंग्लिश में 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर। तो वोकैब तो मेरा स्टार्टिंग से ही काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, वोकैब पढ़ने में मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था। बहुत सारे वर्ड्स मेरे को अपने खुद की वोकैबुलरी में ऐड करने में बड़ा अच्छा लगता था। तो स्टार्ट मैंने किया था, ऑनलाइन मेंटर्स के PDF मिलते थे उस टाइम। ऑनलाइन मेंटर्स के PDF होते थे, उसमें 800 करके कुछ 4 चीज़ें होती थी, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनो एंटो। तो इस तरह से उनके 2,500-3 हज़ार वर्ड्स हो जाते थे। वो मैंने अच्छे से बहुत मल्टीपल रिविजन्स देके, वो एक बार प्रीवियस ईयर क्योंकि था तो अच्छे तरह किया मैंने। फिर तो धीरे धीरे और सोर्सेज बनते गए। जब वो कंप्लीट हो गया था फिर मेरा ब्लैक बुक पे जंप कर गया था, और धीरे धीरे पिनाकल ने भी अभी निकाला था 60 डेज वोकैबुलरी करके, वो भी कर लिया था। तो इस तरह करते करते मेरे वोकैबुलरी में 10-15 हज़ार वर्ड्स बन गए थे, और उतना सफिशिएंट होता ही है काफ़ी। मेन सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रीवियस ईयर रहता है, तो उतना में हो गया था। बात करें ग्रामेटिकल पार्ट की, तो ग्रामर में मेरा ऑलरेडी अच्छा बेस रहा है। मेरा स्टार्टिंग से ही इंग्लिश मीडियम रहा है, और रीडिंग वगैरह भी प्रैक्टिस सही रहती थी, तो ग्रामर में मेरे को कोई इशू नहीं आया। इवन मैं जैसे मेंस का जो इंग्लिश का ओल्ड पैटर्न पे मॉक होता था ना, जो 200 वाला होता था, वो भी मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, उसमें भी मेरा 200 में से 190 स्कोर बन गया था। तो मेरे को इंग्लिश में कभी इशू आया नहीं इतना। और अगर किसी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि किसी का बेस अच्छा नहीं है, उसको इशू रहता है इंग्लिश से, तो वो क्या कर सकता है, वो एक बार उसको अच्छे से पूरे फाउंडेशन से ही इंग्लिश में अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए आप अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 6 to 8 मंथ्स आपको देने ही पड़ेंगे। और 6 to 8 मंथ्स में आप किसी पर्टिकुलर टीचर का एक कोचिंग वाला मतलब बैच ले लीजिए, और उसको अच्छे से फॉलो करिए। उसके एक एक चीज़ के एक एक टेक्निकल पॉइंट के नोट्स बनाइए, और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए।
और उसके बाद फिर आपका जब ये सब हो जाए कंप्लीट 6 to 8 मंथ्स में, देन आप फिर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पे जंप कर जाइए, और बस इतना सफिशिएंट रहेगा, बाकी तो सारा मॉक से हो जाता है। अभी रीजनिंग के लिए और बता दो, रीजनिंग कैसे आपने करी? रीजनिंग का भी सेम रहता है, उसमें भी अब जैसे अभी इसी न्यू पैटर्न में थोड़ा हिला था, मतलब थोड़ा 1 2 4 टॉपिक्स नए ऐड हुए थे, हमें सिलेबस में ही पता चल गया था, और किस पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसके लिए अभी आपको ये नहीं करना कि भाई रीजनिंग में एक चीज़ होती है कि भाई आपका ना वो रीजनिंग से क्या चेक कर रहे हैं कि आपका दिमाग कितनी तेज चल सकता है, ये चेक कर रहे हैं, आपका IQ लेवल क्या है। तो उसके लिए आपको ये नहीं कि भाई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट है, इस टाइप के क्वेश्चंस ही लगाने चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चंस लगा सकते हो, कोई भी। अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो वही पिनाकल की PYQs वाली बुक रिकमेंड करूँगा, उसमें 5-6 ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं के लगभग 3-4 हज़ार क्वेश्चंस बन जाते हैं, उन्हीं को बार बार लगाइए। उससे क्या होगा कि भाई आपका दिमाग खुलेगा, और अगर दिमाग एक बार खुल गया ना, मतलब अच्छे लेवल पे डेवलप हो गया, तो रीजनिंग का कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए, चाहे आउट ऑफ द सिलेबस भी आ जाए, वो भी आप इजीली कर लोगे। मैं अगर अपने शिफ्ट की बात करूं, हमारी शिफ्ट में जैसे मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी 2 मार्च की, तो हमें कुछ नहीं आइडिया था कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो मेरा क्या था कि भाई हमें रीजनिंग में हमने देखा तो 20-25 शायद इतने क्वेश्चंस हमारे ऑलरेडी जो करे हुए थे, हमने उसी पे बेस्ड आए थे। 5-10 थे जो कि अलग से पैटर्न पे आए थे, और उसका किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि भाई किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जिसने घर पे प्रैक्टिस की हुई थी ना, उसको पता था कि भाई मेरे को इसमें कैसे दिमाग लगाना है और कैसे सॉल्व करना है, तो उससे तो वो सॉल्व हो गया। लेकिन जो घर से प्रैक्टिस नहीं करके गया ना, जिसका दिमाग इतना डेवलप नहीं है, वो सॉल्व नहीं कर पाया, उसको प्रेशर वहाँ पर झेलना पड़ गया था। तो ये है, रीजनिंग में आपको ना बार बार PYQ प्रैक्टिस करनी है और मॉक्स लगाने हैं मैक्सिमम। चलिए, अभी तो हमने सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली। अभी आप बताइए कि आप जब तैयारी कर रहे थे और सीरियस पढ़ाई कर रहे थे, तो आपका रूटीन कैसे रहता था? कितने घंटे आप पढ़ाई को डिवोट करते थे, और कैसे पढ़ते थे? जैसे अभी इतना सारा सिलेबस हमने डिस्कस किया, इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश में भी अलग अलग वोकैब अलग करना है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए अलग तैयारी करनी है, तो कैसे पढ़ते थे आप? पूरा दिन कैसे रहता था? और सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए कि 2 सब्जेक्ट एक दिन में कोई पढ़ता है, कोई एक वीक में 2 सब्जेक्ट पढ़ता है, कोई 2-2 घंटे करके दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, आप कैसे करते थे सारा कुछ? मेरा जैसे जैसे मैंने जब CGL पर्टिकुलर प्रेपरेशन बिगिन की, वो था कि अराउंड मैंने जब मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई थी जुलाई में, उसके बाद मैंने प्रॉपरली CGL 2022 के लिए प्रेपरेशन शुरू कर दी थी। तो उस दौरान तो Tier 1 के लिए ही पढ़ना होता था, Tier 1 के लिए मोस्टली Tier 1 बेस्ड ही तैयारी रहती थी। तो उस दौरान तो फिर स्टडी में वही अपना Tier 1 की एक्चुअली ना मेरी ऑलरेडी पहले प्रेपरेशन अच्छी हो चुकी थी, मैं ऑलरेडी अपना जैसे मैंने बताया 2020 से शुरू कर रखा था, तो मोर देन 250-300 मॉक्स मैं Tier 1 के लगा चुका था ऑलरेडी। तो उसका तो मेरे को कोई टेंशन नहीं था। और तो फिर अब मेरे को ये था कि भाई अब न्यू वो जो ओल्ड पैटर्न वाले मैथ्स और इंग्लिश, उसमें मैथ्स और इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा था, तो मेरे को था कि भाई मैथ्स और इंग्लिश की ना एक बार अच्छे से कोचिंग वगैरह ले लेते हैं, ताकि मेंस के लिए मतलब मैं प्रेपरेशन प्री के पहले ही शुरू हो गया था। तो फिर उस टाइम मैंने मैथ्स और इंग्लिश के कोर्सेज वगैरह परचेज़ कर लिए, तो उसको एक्सटेंसिवली पढ़ता था उस दौरान तो। लेकिन फिर सितंबर में SSC ने बताया कि भाई हम तो अब मेंस का पैटर्न बदल रहे हैं, है ना। तो उस टाइम फिर पता चला कि भाई अब तो तैयारी को तो बिल्कुल, स्ट्रैटेजी को तो बिल्कुल बदलना पड़ेगा। फिर जब नोटिफिकेशन आया उसके बाद तो फिर मेरा 1-2 महीना ऐसे ही स्ट्रैटेजी बनाने में ही लग गया कि भाई किस टॉपिक को कितना कैसे कहाँ से पढ़ना है, कि कहाँ से एडवांटेज निकाले कि भाई कॉम्पिटेंसी बढ़ जाए, और क्योंकि एक नंबर पे कंपटीशन खेला जाता है, तो कहाँ से किस टॉपिक में उठाना है, किसको कितना मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, वो सारा स्ट्रैटेजी गेम मैंने 1-2 महीना चलाया अपना। Tier 1 दिसंबर में था, तो तब तक मेरा Tier 1 का मतलब बहुत मैंने कर ही नहीं थी प्रिपरेशन, क्योंकि अब क्वालिफाइंग हो गया था, मेरे को था कि अब क्या ही करना है, अब क्वालिफाई तो हो ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी प्रैक्टिस काफ़ी थी, तो क्वालिफाई तो हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं थी। मैं अब डायरेक्टली मेंस फोकस था कि भाई मेंस में अब 4 सब्जेक्ट हैं, इवन 5 सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर भी ऐड हो गया था, तो 5 सब्जेक्ट को कैसे लेके चल सकते हैं, तो उस पर फिर मैंने स्ट्रेटेजाइज किया खुद को। देन फिर जब दिसंबर में Tier 1 कवर हो गया, मतलब हो गया ख़त्म, फिर मैं उसके बाद भी 1-2 हफ्ता ऐसे रेस्ट लेके फिर मैं जनवरी से प्रेपरेशन शुरू हो गया, मतलब प्रॉपरली मेंस बेस्ड। तो उस दौरान फिर मैं जनवरी और फरवरी में अपना
सारे सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देके अपना स्टडी में अपना जो स्टडी टाइम टेबल होता है वो अपना आराम से चारों सब्जेक्ट को अच्छे से लेके चलता था। कितने घंटे जाते थे पूरे दिन में आपके? पूरे दिन में अगर बात करें तो मेरा ये रहता था कि सुबह जल्दी उठना है 6 या 7 बजे और रात तक पढ़ना है, मतलब जितना मैक्सिमम कैपेसिटी निकाल सकता हूँ ना उतना निकालना है। तो मेरा लगभग 9-10 बजे तक रहता था। बीच बीच में ब्रेक्स ज़रूरी हैं, ब्रेक्स भी रहते थे, जैसे बीच में लंच के लिए ब्रेक ले लिया, ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक नहीं लेता था मैं, क्योंकि जैसे सुबह जल्दी उठे तो वो कॉन्शियसनेस अच्छी होती है। ब्रेकफास्ट के लिए साथ साथ जैसे करंट अफेयर की वीडियो देख ली और साथ साथ ब्रेकफास्ट कर लिया, इस तरह से कर लेता था। लंच के दौरान थोड़ी फटीगनेस आ जाती है तो उस दौरान ब्रेक ले लेता था। और इवनिंग में जैसे मैं खेलने जाता था, मेरे को खेलने का शौक था, तो टीटी वगैरह खेलाता था या कुछ भी ऐसे मेडिटेशन वगैरह कर लिया। उससे ना ये होता है आप री एनर्जाइज हो जाते हो और अब तक जो आपने पढ़ा है वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसलिए वो वाला ब्रेक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, तो वो कर लेता था। और फिर मेरा वही अपना रात को 9-10 बजे तक पढ़ता था, देन आई यूज्ड टू स्लीप। और एक कैसे रूटीन आप कंसिस्टेंट कैसे रह पाते थे? अपना इतना पढ़ाई करना है सारा कुछ, फिर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं, सोशल मीडिया भी है, फ्रेंड्स भी हैं, अब आपके मैंने घर में देखा इतना बड़ा टीवी लगा हुआ है वो भी है, आप न्यूज़ भी देखते थे, क्या क्या मतलब अपने अपने आप को खुश रखने के लिए, एंटरटेन करने के लिए कैसे क्या चीज़ें करते थे? और एक कंसिस्टेंट कैसे आपने फॉलो किया इतना टाइम टेबल? आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंसिस्टेंसी का, तो मैं वही सबको कहूँगा कि कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपके पास सीरियसनेस हो, और सीरियसनेस इससे आती है कि आपका वाई क्लियर हो। अगर आपको वाई क्लियर है क्यों करना है, तो आपके पास सीरियसनेस आएगी, कंसिस्टेंसी अपने आप बनेगी। जिसके पास सीरियसनेस नहीं है ना, उसके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, वो हमेशा टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट करता है। जब तक उसे अपना फेलियर रियलाइज़ नहीं हो जाता ना, उसे फेलियर मिल नहीं जाता 2-3 बार, तब तक वो कंसिस्टेंट हो नहीं पाता। किसी की भी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो कि भाई मेरे को करना ही करना है, तभी उसके पास सीरियसनेस आती है। उसके पास अगर वाई क्लियर है ना कि क्यों करना है, तभी उसके पास सीरियसनेस आती है और उसी से कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाती है। आप कंसिस्टेंसी पे फोकस ही मत करिए, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा। आप बस अपना वाई क्लियर कर लीजिए। अब बिल्कुल वाई ना दिल से आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई क्यों करना है ये एग्ज़ाम, क्यों मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, बस वो अगर है ना तो कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाएगी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने टेबल मतलब अपने डेस्क पे जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ मोटिवेशनल चार्ट्स लगा के रखते हैं, मोटिवेशनल कोट्स लगा के रखते हैं, लाइब्रेरी में जाते तो वहाँ भी लगाते हैं। आपके रूम में ऐसा कोई मोटिवेशनल कोट्स आपने लगा के रखा था? कौन सा फेवरेट मोटिवेशन कोट्स है आपको? मोटिवेशन इनसाइड होती है, आउटसाइड नहीं होती। और फेवरेट कोट की बात करें, फेवरेट कोट मेरा एक अच्छा कोट है कि स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट इज़ नेसेसरी। जो नेसेसरी है उससे स्टार्ट कीजिए, देन डू दोज थिंग्स विच आर पॉसिबल। जो आपको लगता है कि पॉसिबल है मैं कर सकता हूँ, और धीरे धीरे आप देखोगे यू विल स्टार्ट डूइंग द इम्पॉसिबल। धीरे धीरे आप फिर इम्पॉसिबल चीज़ भी कर देंगे। नेसेसरी से स्टार्ट करिए, पॉसिबल करिए, इम्पॉसिबल पे आप अपने आप पहुँच जाएंगे। जो आपको एक टाइम पे लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, लेकिन वो अचीव हो गया फिर। अभी चलिए तो 2024 में अपना अटैम्प्ट देंगे। 2024 में इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। आपके वीडियोस देख के कुछ बच्चे अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे कि मुझे अंकुश भैया ने की वीडियो देखी, वहाँ से इंस्पायर हुए। बहुत सारे टॉपर्स के आपने भी वीडियोस देखे होंगे, तो वहाँ से आप भी मोटिवेशन मिला होगा आपको कि मुझे भी करना है। तो ऐसे ही बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। कोई गांव से देख रहा है, कोई मुखर्जीनगर में रह के देख रहा है, कोई अपने कुछ काम करता होगा वहाँ से देख रहा है कि उसका सपना है एक प्राइवेट जॉब कर रहा है लेकिन उसको गवर्नमेंट में जाना है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे कि किस तरीके से वो प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि 2024 में आप ही की तरह फर्स्ट अटैम्प्ट में वो क्लियर कर पाएँ? क्योंकि वो अटैम्प्ट में जब एक बार फर्स्ट जाते ना, मैं बहुत सारे एस्पिरेंट से मिला हूँ, उनके 3-3, 4-4 अटैम्प्ट हो गए, है ना। जो एनर्जी उनकी फर्स्ट अटैम्प्ट थी वो और कम होती जा रही है, तो और मुश्किल होता जा रहा है उनके लिए वो करना। तो क्या आपके मैसेज होंगे, कैसे स्टार्ट करी जाए तैयारी? जैसे जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो बार बार अटैम्प्ट दे रहे हैं और क्लियर नहीं हो रहा, उनके लोग तो मैं वही रेकमेंड करूँगा कि आपको ना बस सीरियसनेस चाहिए, और सीरियसनेस का कुछ एक पर्टिकुलर सोर्स देख लीजिए। आपको कहीं से कोई इंस्पिरेशन मिल जाए, आप दूसरे ऑफिसर्स को जाके देखिए, एक्चुअली ऑन द ऑफिस जाके देखिए कि दूसरे ऑफिसर्स कैसे बैठे होते हैं। इवन अगर आईएएस से मिलना हुआ आईएएस से मिलिए, लेकिन ऐसे मिलिए ताकि आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिले, ताकि आपको अपना वाई क्लियर हो कि आपको भी उस पोजीशन पे कभी ना कभी पहुंचना है। तो वाई तो आपका वहाँ से क्लियर होएगा, सीरियसनेस वहाँ से आएगी, कंसिस्टेंसी वहाँ से बनेगी। और बात करें कि भाई आपको जो अपनी जर्नी फॉलो करनी है ना, वो ऐसे करनी है कि भाई आपको सुननी तो सबकी है लेकिन करनी अपने मन की है।
आप हर एक टॉपर का इंटरव्यू ज़रूर देखिए, अगर आपके पास टाइम हो देखिए, हर एक के एक्सपीरियंस जानिए, लेकिन आपको एक्चुअल में वही चीज़ें खुद को इम्प्लीमेंट करवानी है। पहले तो जो आपको मतलब कि आपको लगे कि भाई यही मेरे लिए बेनिफिशियल होगी, तो वो कैसे कर सकते हैं आप? पहले तो अपना असेसमेंट कीजिए कि भाई मॉक्स वगैरह दीजिए, अगर एसएससी की बात करें मॉक्स वगैरह दीजिए, और आपको देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स वीक है, कहाँ कहाँ मेरे को स्कोर इम्प्रूवमेंट का मेरे पास स्कोप है, फिर देन उस सब्जेक्ट में जंप करिए। किसी के लिए इंग्लिश वीक हो सकती है, किसी के लिए मैथ्स वीक हो सकती है, लेकिन उनको देखना पड़ेगा कि मेरा वीक कहाँ बेटर है, और फिर उस हिसाब से आपको मतलब खुद अपना सेल्फ एनालिसिस करिए। जितना आप अपने आप को बेटर समझेंगे ना, उतना आप बेटर अपने आप को प्रैक्टिस करवाएंगे और उतना बेटर आपका रिजल्ट निकलेगा। सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खुद की अपनी जर्नी बनानी है। अभी अगर मिस्टेक्स की बात करी जाए कि अगर आप एडवाइस देना चाहो कि कुछ ऐसी गलतियां आपने नोटिस करी हो इस तैयारी के दौरान कि ये मिस्टेक्स किसी एस्पिरेंट्स को नहीं करनी अपनी जर्नी में, अगर वो कुछ नंबर ऑफ मिस्टेक्स से करता है तो शायद वो सिलेक्शन ना ले पाए, ऐसी क्या गलतियां आप अवॉइड करने के लिए बोलोगे एस्पिरेंट्स को? बिगेस्ट मिस्टेक तो जो मैंने भी फेस करी वो था कंप्यूटर को बिल्कुल लाइटली लेना। मैंने कंप्यूटर को बहुत लाइटली लिया और उसका मेरे को बहुत ही गंदा रिज़ल्ट भी मिला। मेरा था कि भाई मेरी शिफ्ट में, क्योंकि जैसे हम मॉक्स वगैरह दे रहे थे ना, तो उस दौरान तो मेरे अच्छे कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, इजीली 40+ 50+ आ रहे थे। लेकिन तो उस टाइम मेरे को लगा कि कंप्यूटर में क्या ही पूछ लेंगे, कंप्यूटर तो बच्चों वाला सब्जेक्ट है, उस आसानी से क्लियर हो जाएगा उसमें, क्योंकि क्वालिफाइंग हायर स्टैंडर्ड पे करना था ना इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो मेरे को था कि उसके लिए क्या ही पढ़ना, वो तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। फिर एक्चुअल जब एग्ज़ाम में हम बैठे और देखा कि कंप्यूटर सेक्शन है आया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया, तो पता चला कि बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ मैं। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कंप्यूटर पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए था। तो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। आपको कंप्यूटर पे अच्छे से स्टार्टिंग से फोकस लेके चलना पड़ेगा। अब जो न्यू पैटर्न पे है, एसएससी डिमांड कर रही है, आपको भी अगर हायर क्वालिफाइंग पोस्ट जो पर्टिकुलर हैं उनको लेना हो तो आपको कंप्यूटर को पहले से ही अच्छे से लेके चलना पड़ेगा। उसमें एम करना कि भाई एक बार आप थ्योरी बुक तो फॉलो कर ही रहे हो, साथ साथ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस भी कर रहे हो, और एम करना कि भाई उसमें मिनिमम 40 मार्क्स तो आप ला के ही रहो। क्योंकि क्वालिफाइंग इस साल तो जैसे पोस्टल असिस्टेंट की काफ़ी पोस्ट थी ना, और वो भी हायर सीपीटी में इंक्लूड थी, तो उसमें ये था कि भाई कट ऑफ नीचे गिरेगी, क्योंकि सीट्स भी तो फिल करनी है ना, तो कट ऑफ नीचे गिरेगी, तो उस इसलिए सीरियसनेस इतनी थी नहीं। लेकिन अब जो अपकमिंग सीजीएल उसमें क्योंकि वैकेंसीज थोड़ी कम है, तो उसमें कट ऑफ वो हाई भी रख सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 40+ एम करके रखना, और जो ये अपना वही है थ्योरी अच्छे से फॉलो करना। अरिहंत जीके की, अरिहंत कंप्यूटर की अच्छी बुक है, वो आप फॉलो कर सकते हो, और बाकी और भी अच्छी बुक्स हैं, आप थ्योरी बुक फॉलो करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, वो सफिशिएंट रहेगा। जो 2 मेन सब्जेक्ट्स हैं ना अब अपकमिंग सीजीएल्स के लिए, 2 मेन सब्जेक्ट जो मैं अपने तरफ से करना चाहूँगा वो है 2, एक तो जीके, एक कंप्यूटर। जीके आपको कॉम्पिटेंसी दिलाएगी, आपके कितने, अगर जीएस में जितना आपके प्लस होंगे ना उतनी अच्छी आपकी रैंक होएगी, क्योंकि अदर्स 3 सब्जेक्ट्स तो स्टैटिक हैं, वो मोस्टली उनका एवरेज स्कोर सभी का सेम रहता है। जो चीज़ कॉम्पिटेंसी दिलाती है ना, रैंक ऊपर नीचे करती है, वो जीएस है। और तो जीएस में जितना आप बेटर करेंगे वो आपको वो फ्रूटफुल रहेगा, और कंप्यूटर आपको क्वालिफाई कराएगा पोस्ट लेने के लिए। तो ये 2 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये मिस्टेक्स हमसे भी हुई जा रही थी, मैंने कंप्यूटर के बारे में पूछा ही नहीं, बाद में कमेंट आते कि कंप्यूटर के बारे में पूछा नहीं। चलिए, आपने बता दिया लास्ट में। ओके, अभी 23 वाला एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अभी कुछ समय बचा है, तो उनको अभी बहुत सारा ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो प्रेशर बढ़ने लगता है, उनका सिलेबस तो कंप्लीट होता ही है, फिर वो और एक्स्ट्रा चीज़ें इधर उधर की पढ़ के अपना पूरा ख़राब कर लेते हैं, रिवीजन नहीं हो पाता लास्ट टाइम पे। तो आप क्या उनको मैसेज दोगे कि अभी लास्ट में क्या कैसे चलना है? मैं कहूँगा कि अच्छे से प्लान करके चलिए स्टार्टिंग से ही, और मिनिमम 4 to 5 मंथ्स डिवोट करिए। अगर आपको एसएससी में ही आना है, मिनिमम 4 to 5 मंथ्स डिवोट करिए, अच्छे से अपना प्लान, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, सेल्फ एनालिसिस करने के बाद किस सब्जेक्ट की आपको कोचिंग रिक्वायर्ड है, किसकी नहीं है। और प्रीवियस ईयर तो हर एक सब्जेक्ट की मैंडेटरी हैं, वो तो करने ही है। धीरे धीरे आप एक बार गोल बना लेंगे ना कि मेरे को ये पर्टिकुलर टास्क है, ये चीज़ें करनी है, तो वो धीरे धीरे आपका डिवीजन होता रहेगा, ब्रेक मतलब डे वाइज आपको आइडिया रहेगा, एस्टिमेट रहेगा कि भाई इतने इस डे तक मेरा ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। उस हिसाब से आपका प्लान बन जाएगा और उसको आप अच्छी तरह फॉलो कीजिए। और लास्ट में मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई जैसे लास्ट का जब एग्ज़ाम डेट पर्टिकुलर आ जाए ना कि भाई इस दिन एग्ज़ाम है,
उससे 2-3 हफ्ते पहले का आप रिज़र्व लेके चलेगा, रिज़र्व लेके रखना कि भाई इस दौरान मतलब एक्स्ट्रा मतलब उससे 2-3 हफ्ते जो पहले की डेट है ना, वहाँ तक मेरा सिलेबस सारा जो प्रेपरेशन है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि जो एक्स्ट्रा 2-3 वीक्स है ना उसको मैं रिज़र्व लेके चल रहा हूँ, उसमें कुछ भी कर सकता हूँ। उसमें रिविजन्स तो इंक्लूडेड होंगे ही ऑब्वियसली, बाकी एक्स्ट्रा मैं कुछ भी लेके चल सकता हूँ उसमें, उस चीज़ में। तो वो 2-3 वीक्स रिज़र्व लेके रखना, और बस यही है कि अपना वही रिज़र्व लेके ऑलरेडी प्लान अच्छा हो, रिज़र्व भी हो, तो कुछ फिर वो टेंशन नहीं रहेगी। क्योंकि लास्ट में जैसे आपने मेंशन किया हड़बड़ाहट हो जाती है काफ़ी स्टूडेंट्स को, तो वही रिज़र्व लेके चलेंगे तो सही रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, और जिस तरीके से अंकुश भाई ने अपनी पूरी डिटेल स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करी, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई, कैसे आपको मोटिवेटेड बना रहना है इस जर्नी में, कैसे इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करना है, कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। बहुत सारी बातें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। ऐसे ही टॉपर्स के वीडियोज़ हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के कोई भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और आप कमेंट करके हमें बता सकते हो हमारी वीडियोस के बारे में, क्या अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है, क्या हमें इसमें सुधार करना चाहिए। अगर आप हमें अपना फीडबैक देंगे तो हम और सुधार कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे टॉपर स्टॉक आप लोगों के लिए लेके आ पाएंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।